ये स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें कंसेप्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। एंड यू नो वेरी वेल, इन आवर इकोनॉमी नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड. There are like shoes and shirt for the school children, machine and tools for the farms and firms, guns and ammunition for the defense forces, ships and airplanes for the tourists, and so on. Different goods show different characteristics. Broadly, goods are classified into two way. गुड्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और सेकंड नंबर पर हमारी आएगी कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जो हमारी फर्स्ट नंबर पर है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, हम उसका डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले आती है फाइनल गुड्स। व्हाट आर फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स आर दोज गुड विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन एंड प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, हु आर द फाइनल यूजर? फाइनल यूजर कौन है? ये कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स आर ऑफ्टन क्लासीफाई एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, कि हम जो है फाइनल गुड्स को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गई और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेस्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द satisfaction of their want. Final producer goods are finally purchased by the producer and are generally used as fixed assets in the process of production. सेकेंड नंबर पर आती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। वट आर इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब कि जो अभी बनकर तैयार नहीं है, वो बिल्कुल बीच में ही है। अब उसके बाद एक लास्ट में टॉपिक आता है हमारे पास, द सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, कि कुछ गुड ऐसी हो सकती है जो सेम गुड है, वो फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। It is not possible to name one set of goods as final goods and another set as intermediate goods. The same good may be final or intermediate good. The destination depend on the end use of the good. कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी वस्तु, वो एक कंज्यूमर के लिए फाइनल भी हो सकती है और एक कंज्यूमर के लिए इंटरमीडिएट भी हो सकती है। ये जो है उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को जो है यूज़ करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्लासीफाई करते हैं, व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज ऑफ गुड। अगर हमें एंड यूज़ चेक करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर प्रोड्यूसर जो है उस वस्तु को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहा है, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। आल्सो इफ इट इज़ परचेज्ड बाय एंड रिसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। उसके बाद आपको डिफरेंस दिए गए हैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स में। डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स खुद देख कर करेंगे। उसके बाद है कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पर कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं उनको हम जो है कंजप्शन गुड्स बोलते हैं, जैसे आइसक्रीम एंड मिल्क एज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। दीज गुड आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड वैन परचेजेज। ये आगे कंजप्शन गुड्स को जो है हमने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ड्यूरेबल गुड से सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले आ गई ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कौन सी होती हैं? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू, कि जो काफ़ी समय तक, काफ़ी वर्षों तक यूज़ की जाती है और जिनकी वैल्यू भी हाई होती है, जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। उसके बाद आ गई सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, कि जो गुड जो है 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा साल के लिए खरीदी जाती है, उसको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। थर्ड नंबर पर आ गई नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड।
नॉन ड्यूरेबल और सिंगल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज्ड, ये वो वस्तुएं होती है जो एक सिंगल यूज़ के लिए ही खरीदी जाती है, जैसे कि ब्रेड दैट यू ईट इज़ यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। ब्रेड को जैसे ही हमने एक बार खरीदा और फिर उसको यूज़ कर लिया। उसके बाद आ गई सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि सर्विसेज जो है वो नॉन मटेरियल गुड होती है जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। ये एग्जांपल दी, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लॉयर हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आती है हमारी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, जैसे कि ये प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स होती है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई। प्लांट और मशीनरी जो है कैपिटल गुड्स की ये एग्जांपल है। डीज गुड आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर या द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक फॉर द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक एज फिक्स्ड एसेट्स। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, जैसे कि हम गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर लाइक वुड यूज्ड टू मेक फर्नीचर, गुड यूज एज फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अनलाइक फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस दिया हुआ है जो स्टूडेंट्स खुद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर की कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कि ये हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु आर द कंज्यूमर इन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन होते हैं? डीज आर ब्रॉडली डिफाइंड क्लासिफाइड एज, इसको हम जो है हाउस होल्ड, द गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक एनजीओ, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज एंड अदर्स। हाउस होल्ड क्या होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं जैसे कि सिंगल कंज्यूमर होते हैं जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज की वांट्स करते हैं। गवर्नमेंट्स जो है वस्तु और सेवाओं को खरीदती है। उसके बाद ये एनजीओज होते हैं, ये भी वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीजिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट को जो है हम आई से डिनोट करते हैं, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट रेफर टू कैपिटल फॉर्मेशन और द प्रोसेस दैट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट को जो है हम आई से डिनोट करते हैं एंड आई इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा का मतलब है यहाँ पर चेंजेस इन द कैपिटल स्टॉक। और यहाँ पर जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं जो इन्वेस्टमेंट की कंपोनेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। What is fixed investment? Fixed investment refer to increase in the stock of fixed assets of the producer during an accounting year, कि एक प्रोड्यूसर की जो है फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में इंक्रीजिंग होना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, की प्रोड्यूसर की जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। और जब एक प्रोड्यूसर की जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीजिंग होती है तो इकोनॉमी की में जो है हायर लेवल ऑफ आउटपुट उभर कर सामने आता है। थर्ड नंबर पर आ गया हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और हायर लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट भी हायर है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ही
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। कि एक टाइम के दौरान जो है प्रोड्यूसर के पास ये स्टॉक होता है, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स होती है, रॉ मटेरियल होता है, इन सब को हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। कि एक प्रोड्यूसर के जो है इन्वेंट्री स्टॉक में चेंजेस होने को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट नंबर पर आ गई, इट इंश्योर uninterrupted supply of inputs to the producers। और सेकंड नंबर पर, with enough stock of raw material the producer can avoid day to day purchases from the market, accordingly uncertainties of the markets। ये स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डेप्रिसिएशन। सबसे फर्स्ट हम इसमें जो है सबका मीनिंग क्लियर करेंगे और इनके फॉर्मूलाज भी जो है आपको शो करेंगे। ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल गुड्स होती है, कैपिटल गुड्स फॉर द रिप्लेसमेंट एक्सेप्टिंग कैपिटल स्टॉक, and capital goods uses as a net addition to the existing capital stock। Capital goods used for the replacement of existing capital stock refer to depreciation। Capital goods used as net addition to the existing capital stock or called net investment। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है नेट इन्वेस्टमेंट की? इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में जो है स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करता है। हाइयर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। इट हेल्प जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, कि ये जो है हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी में राइजिंग करता है और जिसके कारण जो है जीडीपी ग्रोथ में वृद्धि होती है। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको जो है डिफरेंस दिए हुए हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट में और नेट इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंसेस आप खुद करोगे। उसके बाद कंसेप्ट आता है डेप्रिसिएशन का। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन आपको खुद पता है कि जब आप एक नई एसेट्स खरीदते हो तो कुछ दिनों बाद, एक साल बाद जो है उसकी मूल्य में अंतर पड़ जाता है, वो थोड़ा कम प्राइस की हो जाती है। तो इस मूल्य में जो अंतर आता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, उसको हम घिसावट बोलते हैं। वाइल फिक्स्ड एसेट्स और इन यूज़ like plant and machinery, they go down in value owing to normal wear and tear and accidentally damage, they go down in value also when they become obsolete। ठीक है जी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द अकाउंट ऑफ, कि डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में लॉस हो जाता है। किस कारण से लॉस होता है? एक तो नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट के कारण, एक्सीडेंटली डैमेज, दुर्घटनावश क्षति हो जाना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी, ये सामान्य हानि हो जाती है, नॉर्मल लॉसेस हो जाते हैं, इनके कारण जो है एसेट्स की वैल्यू में फ़र्क पड़ जाता है, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन जो रिजर्व फंड होता है इज रेफर टू द फंड विच द प्रोड्यूसर की फॉर रिप्लेसमेंट, कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं डेप्रिसिएशन की क्षतिपूर्ति के लिए एक अलग से डेप्रिसिएशन फंड बना लेते हैं, कि अगर कोई एसेट्स में टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए जैसे भी उसमें से पूर्ति की जा सके। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या फ़ायदे हैं इसके? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स, इट फुलफिल द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कि अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाया जाता, द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू फॉल, इससे क्या होगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट है जो है वो फॉलिंग की तरफ
चला जाएगा। दिस लीड टू अ फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इससे क्या होगा, फिर आउटपुट में फॉलिंग आएगी, और आउटपुट में अगर फॉलिंग आई द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल। The economy will slip into the state of economic slowdown. It might be catch into a low-level equilibrium trap. A situation when low income causes low demand and low demand causes low output and once again low income. उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्जुलेंसी। ये क्या होती है? It is essential to know the difference between expected and unexpected obsolescence. Expected obsolescence has two component. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी की जो है दो मान्यताएं हैं, वो कौन सी है? लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स्ड एसेट व्हेन बिकम ऑब्सोलेटली आउटडेटिंग आउट द चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज होने पर फिक्स्ड एसेट्स में जो फॉलिंग हो जाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, अ प्लांट प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड वाइट, एक प्लांट जो है वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूसर हो रहे हैं, बिकम ऑब्सोलेट व्हेन टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड द प्रोड्यूसर कलर टीवी। लेकिन जैसे ही कलर टीवी आ गए मार्केट में तो वो जो है इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी। और सेकंड नंबर पर आती है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन डीज बिकम ऑब्सोलेट आउटडेटेड अमोंग टू चेंज इन डिमांड, कि जब डिमांड में चेंज आने के कारण जो है फिक्स्ड एसेट्स में लॉस हो जाता है। जैसे कि प्लांट प्रोड्यूसिंग रबर शूज बिकम ऑब्सोलेट व्हेन डिमांड शिफ्ट्स फ्रॉम रबर शूज टू लेदर शूज, कि एक जो है प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रबड़ के शूज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो ऑब्सोल्यूट तब हो जाएंगे जब मार्केट में जो है रबड़ शूज़ की जगह जो है लेदर शूज़ की डिमांड आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसी में, और उसके बाद जो है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस, इनमें आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, मतलब कि स्टॉक और प्रवाह। सबसे पहले हम इसमें स्टॉक करेंगे। मीनिंग ऑफ स्टॉक, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मीनिंग मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि स्टॉक जो है वो क्वांटिटी होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मौजूद होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ऑन जनवरी 1, 2020 देयर में बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है जी। ऑन जनवरी 10, 2019 देयर में बी ₹25 इन योर बैंक अकाउंट, मतलब कि 1 जनवरी को जो है आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं और 10 जनवरी को जो है 25,000 रुपये हैं। तो ये वैल्यू जो है आपकी ये स्टॉक कहलाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मीनिंग ऑफ फ्लो। अ फ्लो इज क्वांटिटी मेजर्ड ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारे पास एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में मौजूद है तो उसको हम फ्लो बोलेंगे। जैसे कि यू मे बी गेटिंग ₹1,500 per month as pocket allowance. You may be spending ₹50 every day in the canteen. You may be getting 8% annual interest in your बैंक अकाउंट, मतलब कि जो डेली की एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि आपको जो है 1,500 रुपये पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, उसके आप 50 रुपये यहाँ खर्च कर देते हैं, 20 रुपये आप वहाँ खर्च कर देते हैं, इन सबको हम बोलेंगे फ़्लो। ये है हमारा फ़्लो कंसेप्ट। ये स्टूडेंट, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है जी, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। सबसे पहले आ गया इसमें हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? ये परिवार क्षेत्र होता है। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्डनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि ये गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल करवाता है, मतलब कि ये फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए लेबर प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आ गया प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी, कि जो सेक्टर प्रोड्यूसिंग कार्य करता है, प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड और प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑन द इकोनॉमी, ठीक है जी। गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। 4th नंबर पर आ गया हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से
रिलेटेड एक्टिविटी होती है, हम दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंटरसेक्टरल फ्लो। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द अदर इन द वे ऑफ कि जितने भी सेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर करते हैं। द हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज जो है वो कंजप्शन करता है उन्हें प्रोड्यूसर सेक्टर ही उपलब्ध कराता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउस होल्ड पर निर्भर करता है क्योंकि वो उनको जो है फैक्टर प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों पर ही निर्भर करता है क्योंकि उसे जो है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू इनसे ही मिलती है। प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड है वो दोनों ही गवर्नमेंट पर भी निर्भर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉ और ऑर्डर वगैरह आदि सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट फ्लो ऑफ द सेक्टर। कि ये जो डिफरेंट सेक्टर हैं हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इनके बीच में गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है उसको रियल फ्लो बोलते हैं। उसके बाद आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कि इकोनॉमी जो डिफरेंट सेक्टर है इनके बीच में मनी का फ्लो, इनके बीच में जो मनी का आदान प्रदान होता है उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो।